गुलाब के फूलों से सजी फूलों की दुकानें और वैलेंटाइन डे के कार्ड से बाजार सजा हुआ था। एक दिन बाद प्रेमियों का दिन था। सुधा के मन में निराशा के भाव उमड़ रहे थे। उसे नफरत हो गई थी लाल सुर्ख गुलाब के फूलों से, प्रेमियों के इस दिन से, जिसने उसके जीवन को उजाड़कर कभी ना भूलने वाला गम देकर तहस नहस कर दिया था। वह चिंता में खोई गुमसुम अपने दर्द को दिल की गहराइयों में समेटकर बच्चों को पढ़ाकर स्कूल से अपने घर की तरफ चली जा रही थी। सुधा के सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, विकास। उस शख्स को देखते ही सुधा धीरे से बोली, चलिए, आपने मुझे पहचान तो लिया, यही बहुत है। वह शख्स मुस्कुराते हुए बोला, कैसे हो विकास? तुम तो कहीं बाहर काम करने चले गए थे। सुधा सवाल करते हुए बोली, हाँ, चला तो गया था, मगर अब नहीं जाऊंगा। मैंने यहीं पर एक छोटी दुकान ले लिया है, उसी पर बैठता हूँ, बस गुजारा हो जाता है। विकास सुधा की ओर देखते हुए बोला। विकास की बातें सुनकर खुद सुधा खामोश हो गई। राजेश भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप लोगों की? अभी शादी नहीं हुई क्या? विकास हैरान होते हुए बोला। विकास के मुंह पर राजेश का नाम आते ही सुधा खुद को रोक नहीं सकी और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अरे आप रोइए नहीं, यहाँ सड़क पर आपका इस तरह आंसू बहाना शोभा नहीं देता। मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। विकास सुधा के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, नहीं विकास, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर सुधा अपने आंसू पोंछते हुए तेजी से अपने घर की ओर चलने लगी। रात के 12 बज चुके थे। सुधा की आंखों से नींद गायब थी। उसे बेचैनी हो रही थी। क्या हुआ बेटी, स्कूल में कुछ हुआ है क्या? सुधा की माँ शांति देवी परेशान होते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है मम्मी, आप सो जाइए, रवि सो गया है। सुधा अपनी माँ शांति देवी को समझाते हुए बोली, ठीक है बेटी, तू भी सो जा, सुबह स्कूल भी तो जाना है। शांति देवी सुधा को स्मरण कराते हुए बोली, ठीक है मम्मी, कहकर सुधा खामोश हो गई। एक दशक पहले उसके पिता का देहांत हो चुका था। माँ शांति देवी और छोटे भाई रवि की पूरी जिम्मेदारी सुधा पर ही निर्भर थी। वह सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। वह चाहकर भी अपना दुख अपनी माँ और भाई के सामने जाहिर करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। सुधा का मन उसे बार बार उसकी एक भूल को याद दिलाया करता था। विकास को देखते ही उसके जख्म उसे कुरेद रहे थे। विकास उसके घर से कुछ दूर पर रहता था। वह उसे पसंद करता था, मगर हालात और बेरोजगारी से उसने अपने प्रेम को सुधा के आगे कभी जाहिर नहीं किया था। हमेशा उसे सम्मानित दृष्टि से देखता था। अक्सर वह उससे मिलता था, बातें करता था, मगर कभी उसने उसके करीब आकर उसे छूने की कोशिश नहीं किया। आज 4 वर्ष के बाद भी जब वह उसके सामने आया, तब भी उसका वही दृष्टिकोण था। राजेश पैसे वाले अमीर घर का बेटा था। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सभी भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण परिवार से ताल्लुक रखता था। सुधा से उसकी मुलाकात उसके विद्यालय में एक समारोह में हुई थी। राजेश सुधा को देखते ही उसके करीब आने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे सुधा भी उसके जाल में फंसने लगी और उसके साथ जीवन बिताने के स्वप्न सजोने लगी। वह सुधा से मिलने उसके विद्यालय जाने लगा, उसे गाड़ी से घर छोड़कर जाता, घुमाने ले जाता था। प्रेम का जुनून अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। राजेश के साथ प्रेम की भींगे भरते देख विकास उदास हो गया था, मगर उसने सुधा से कभी कुछ नहीं कहा और काम की तलाश में शहर से बाहर हर चला गया। सुबह के 4 बज रहे थे। सुधा के मन में बार बार बीते हुए वर्ष का 14 फरवरी का वो दिन उसे झकझोर रहा था, जब राजेश ने उसे सुर्ख लाल गुलाब देकर अपने साथ लेकर गया और उसके प्रेम को घृणित रूप देकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ पिलाकर उसके जिस्म के साथ रात भर खेलता रहा। उसकी माँ शांति देवी और छोटा भाई रवि रात भर उसके ना आने पर इधर उधर भटकते रहे। वह दिन याद आते ही सुधा को खुद से ही घिन महसूस होने लगती थी। उसके बाद राजेश ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि सुधा लोक लाज और अपनी माँ और छोटे भाई रवि के आगे अपनी लूटी हुई इज्जत का भी जिक्र नहीं करेगी, क्योंकि उनकी देखरेख सुधा ही करती थी। आखिर वह ऐसा करके अपनी माँ और भाई को सदमा कैसे पहुंचा सकती थी, और कहेगी भी तो।
किस मुंह से, क्योंकि वह खुद ही तो राजेश के साथ गई थी और हमेशा चाहती थी। सुधा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ऐसा ही हुआ। सुधा अपनी नादानी को चाहकर भी भुला नहीं पाई। वह घुट घुट कर जी रही थी अपनी माँ और भाई की खुशी के लिए। सुबह के 9 बज चुके थे। सुधा के कदम विद्यालय की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक वह चौंक पड़ी। 5 वर्ष पहले जिस जगह विकास खड़ा रहता था, उसे देखने के लिए वह आज भी वहीं खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा था। विकास, तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो? सुधा विकास के करीब आकर बोली। हाँ सुधा, कहकर विकास चुप हो गया। विकास, शाम को विद्यालय से छूटने के बाद मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहते हुए सुधा तेज कदमों से विद्यालय की ओर चल पड़ी। 4 बज रहे थे। सुधा स्कूल से सीधे शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पर पहुंचते ही उसने हैरानी हो रही थी। विकास उससे पहले ही मंदिर पहुंचकर उसकी राह देख रहा था। विकास, मैं वह पहले वाली सुधा नहीं हूँ। शायद तुम नहीं जानते मैं किस तरह घुट घुट कर जी रही हूँ। सुधा विकास के साथ मंदिर के चबूतरे पर बैठते हुए बोली। बस यही कहना चाहती हूँ सुधा, और कुछ नहीं कहोगी? विकास सुधा को निहारते हुए बोला। तुम नहीं जानते विकास कि मेरे साथ क्या हुआ है। राजेश ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तुम्हारे लायक ही नहीं बची। सुधा की आंखें नम होने लगी। मैं सब कुछ जानता हूँ सुधा। मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से प्रेम नहीं किया। मेरा मन तो सिर्फ तुमसे ही सच्चा प्रेम करता है और हमेशा करेगा। मुझे हर वो बात पता है जिसे तुम अभिशाप समझती हो। एक जानवर के छूने से खुद को हीन मत समझो। मैं जानवर नहीं हूँ सुधा, मैं एक इंसान हूँ जो तुमसे मन की सच्चाई गहराइयों से प्रेम करता है, ना कि तुम्हारे जिस्म से। कहते हुए विकास भावुक हो गया। सुधा एकटक विकास की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में छलकते आंसुओं में खुशियों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। चलो सुधा, हम भगवान की शरण में एक दूसरे का साथ कभी जीवन भर ना छोड़ने की शपथ लेकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हमारे प्रेम का कोई दिन ना होगा, ना कोई रात होगी, वह तो हर एक पल में रहेगा। विकास और सुधा एक दूसरे का हाथ पकड़कर भोलेनाथ की शरण में अपने सच्चे प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए भक्ति भाव में लीन हो गए।